किसान भाइयों बहनों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का दूरदर्शन किसान में। मैं हूं आपके साथ ज्योत्सना वाहल और आप देख रहे हैं कार्यक्रम खेत खलिहान। खेती किसानी से जुड़ी तमाम जानकारियां लेकर एक बार फिर हम हाजिर हैं इस कार्यक्रम में आपके सामने। अपने आज के इस कार्यक्रम में हम आपको जानकारी देने वाले हैं सरदा खरबूजे की खेती के संबंध में। सरदा खरबूजे पर हमें ज़्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर हर्षवर्धन चौधरी जी। डॉक्टर चौधरी, बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम खेत खलिहान में। सबसे पहले हम चाहेंगे आप हमारे किसान भाइयों बहनों को ये बताएं कि सरदा खरबूजा जो है वो दूसरे खरबूजे से किस प्रकार से अलग होता है। आपने बहुत ही अच्छा सवाल पूछा है कि आमतौर पे जब हम खरबूजे की बात करते हैं तो हमें लगता है खरबूजा जूसी होता है और उसमें एक अच्छी प्रकार की खुशबू सी आती है। जब आप खाते हैं तो वो खुशबू काफ़ी अच्छी से फैलती है। लेकिन आजकल आप देखते हैं जो किसान भाइयों के लिए सबसे बड़ी दिक्कत क्या होती है, जैसे हमारे संस्थान का पूसा मधुरस जो है वो काफ़ी प्रचलित खरबूजा है। लेकिन जब किसान भाई तोड़ के उसको एक दिन बाद अगर बाज़ार में ले जाते हैं, अगर उस दिन उसकी बिक्री हो जाती है तब तो ठीक है, नहीं तो वो फल नष्ट हो जाता है। यानी उसकी जो पोस्ट हार्वेस्ट लाइफ है, जो सेल्फ लाइफ हम कहते हैं, वो एक दिन या 2 दिन होती है। आज आप देख रहे हैं कि हमारे पास जो दूसरा खरबूजा आया है, जिसको हम सरदा खरबूजा के नाम से हम जानते हैं, सबसे बड़ी इसकी विशेषता ये है कि ये अगर बाज़ार में जाता है तो 25 से 30 दिनों तक रह सकता है। जो दूसरा जो देसी खरबूजा जिसको हम कहते हैं, जब वो तने पे लटका हुआ रहता है तो उससे वो टूट के गिर जाता है। ये जो सरदा खरबूजा है, ये जब तना से जहाँ ये फल लटका रहता है वो उसी पे लटका रहता है। उस पर अगर 40 से 50 दिनों तक भी ये लटका रहेगा, ये उससे अलग नहीं होगा। ये सबसे हमारा मेन इसमें खासियत होती है। जो आपका देसी खरबूजा होता है वो सिर्फ 2 महीने ही बाज़ार में मिलता है, यानी गर्मियों के मौसम में मार्च अप्रैल से लेकर और मैक्सिमम जून तक मिलता है। ये जो सरदा खरबूजा है, इसकी जो उपलब्धता है ये सालों साल होती है। इसीलिए अब आप जब भी देखते हैं किसी हम पार्टी में जाते हैं या रेस्तरां में जाते हैं या हम हवाई जहाज़ में जाते हैं तो हमें जो फ्रूट सलाद मिलता है उसमें सरदा खरबूजा एक सबसे उपयोगी अंग उसका होता है। और इस कारण से सबसे बड़ी फ़ायदा ये होती है कि किसान भाई जो अगर इसकी खेती अगर करते हैं तो जो देसी खरबूजा है उसके मुकाबले उनको फ़ायदा भी काफ़ी अधिक होता है और उन्हें नुकसान की कोई संभावना नहीं होती है, क्योंकि इसकी बाज़ार में कीमत भी अच्छी मिलती है। बिल्कुल, तो अभी आपने डॉक्टर हर्षवर्धन चौधरी से जाना किस तरीके से सरदा खरबूजा दूसरे खरबूजे से अलग होता है। डॉक्टर चौधरी, अब आपसे हम ये जानेंगे कि इसकी खेती के लिए किस तरह का उचित वातावरण जो है वो होना चाहिए। जैसा कि हम जानते हैं जो देसी खरबूजा होता है उसके लिए उस तरह का वातावरण ज़्यादा उपयुक्त होता है जहां गर्मी अधिक से अधिक होती है। गर्मी और लू जितना अधिक चलता है, हमारे यहाँ धारणा होती है कि खरबूजा उतना अधिक मीठा होता है। लेकिन जो इसमें सबसे बड़ी खास बात यह, खरबूजे की जो मिठास होती है वो दिन व रात के तापमान में जितना अधिक अंतर होता है उस पर यह निर्भर करता है। इसीलिए आप देखते होंगे जो राजस्थान का इलाका है या जहाँ भी रेतीली भूमि होती है, नदियों के किनारे जो दियारा लैंड होता है, उसमें क्या होता है, दिन में काफ़ी लू चलती है, बालू होता है वो काफ़ी गर्म हो जाता है। रात को वो बालू जब ठंडा हो जाता है तो वो उस कारण से उसकी मिठास सबसे अधिक होती है। लेकिन जब हम सरदा खरबूजे की बात करते हैं तो जो सरदा खरबूजे के पौधे होते हैं वो अधिक तापमान को सहन नहीं कर सकते हैं। इसके लिए जो उचित तापमान होता है वो 30 से 35 डिग्री का तापमान होता है। जब तापमान 30-35 डिग्री से अधिक हो जाता है तो जो इसकी बेल होती हैं वो मुरझाने लगती हैं। इसी प्रकार से ये फसल जो है ये हम इसको 2-3 बार हम उगा सकते हैं अगर तापमान अगर मॉडरेट अगर हो। जैसे यहाँ पे अगर हम बेंगलोर का आसपास का जो इलाका है, जो महाराष्ट्र में नासिक का आसपास का इलाका है, जहाँ पे तरबूज भी 2 या 3 बार फसल लगाई जाती है, उन इलाकों में इसकी सफलतापूर्वक खेती की जाती है। या जो हमारा पहाड़ी क्षेत्र है, जैसे अगर हम हिमाचल प्रदेश की बात करें, अभी वहाँ पे जो लाहौल स्पीति का इलाका है या जो किन्नौर का इलाका है, जहाँ अभी जून में लगता है, ये लग सकता है और ये अक्टूबर के महीने में इसकी हार्वेस्टिंग हो सकती है। तो सबसे हमें ध्यान देने की बात है कि जब हम तापमान को अगर हम 30-35 डिग्री के अंतराल में अगर हम रख सकते हैं, उससे अधिक ना हो और नीचे का तापमान जो है वो 10 डिग्री से नीचे ना जाए, उस तापमान में इसकी सफलतापूर्वक खेती की जा सकती है। तो अभी आपने वातावरण के बारे में भी तमाम जानकारियां हासिल की। डॉक्टर हर्षवर्धन, उत्तर भारत की अगर हम खास तौर से बात करें, उत्तर भारत में इसकी खेती कब कब की जा सकती है। जी, उत्तर भारत के अगर हम मैदानी इलाकों की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ टेम्परेचर एक्सट्रीम पे जाता है, यानी जो जाड़े का मौसम होता है उसमें तापमान काफ़ी कम होता है और जो गर्मी का मौसम होता है उसमें तापमान काफ़ी अधिक होता है। इसीलिए यहाँ पे इसकी खेती करने के लिए हमें बहुत सारी सावधानियाँ बरतने की आवश्यकता होती है। जैसे अगर हम पंजाब के कुछ इलाके की बात करें, अगर जो पंजाब के कुछ किसान हम क्या करते हैं वो पॉली हाउस के अंदर इसकी पौध तैयार कर लेते हैं जनवरी के महीने में।
और वो फरवरी में ही इसको खुले खेत में लगा देते हैं, जिस कारण से अप्रैल के अंत तक वो इसकी हार्वेस्टिंग कर लेते हैं। जब तापमान अधिक होने लगता है उससे पहले ही इसमें फल लग जाता है और इसकी मिठास हो जाती है, क्योंकि फल लगने के करीब 50 दिन के बाद इसकी हम फलों की तुराई होती है। एक तो ये कर सकते हैं। दूसरा, जहाँ पे अगर हम इसकी ऑफ सीजन में अगर हम खेती करना चाहते हैं, उसके लिए सबसे उपयुक्त ये होता है कि अगर हम नेट हाउस बनाते हैं या हम पॉली हाउस बनाते हैं। आजकल बहुत सारे किसान नेट हाउस और पॉली हाउस में सिर्फ 2 या 3 फसलों की खेती करते हैं, या तो वो टमाटर लगाते हैं या शिमला मिर्च लगाते हैं या खीरा लगाते हैं। लेकिन उनके पास अब एक अच्छा विकल्प हो गया है, जैसा कि आप यहाँ भी देख रहे हैं कि नेट हाउस के अंदर भी हम सरदा खरबूजे की हम खेती साल में हम 3 बार कर सकते हैं। एक बार जैसे अगर हम पॉली हाउस के अंदर अगर हमने उसकी पौध तैयार कर ली और फरवरी के महीने में उन पौध को अगर हम नेट हाउस में अगर हम लगा देते हैं, ये फसल आपकी अप्रैल के अंत में या मई के प्रथम पखवाड़े या प्रथम सप्ताह में तैयार हो जाती है। दूसरी फसल जो किसान भाई अगर लेना चाहते हैं, जिसको हम ऑफ सीजन की फसल कहते हैं, यानी बेमौसम की, क्योंकि इस सीज़न में जो देसी खरबूजा होता है वो भी बाज़ार में उपलब्ध रहता है, इसीलिए इस सीज़न के जो किसान होते हैं इनको इसकी जितनी अच्छी उपज मिल सकती है, उससे एक ही फ़ायदा होता है कि इसकी जो पोस्ट हार्वेस्ट लाइफ है वो काफ़ी अधिक होती है। जब हम दूसरे सीज़न की बात करते हैं तो उसमें हम जुलाई के अंत में या अगस्त के मौसम में हम नेट हाउस के अंदर इसकी हम लगा सकते हैं, और उसकी जो फसल होगी वो दिवाली के आसपास सभी फलों की अच्छी मांग होती है, तो अक्टूबर या नवंबर के महीने में इसकी फसल आ सकती है। तीसरी एक और संभावना है, जिन किसान भाइयों के पास अगर पॉली हाउस है, यानी ऊपर प्लास्टिक की जो चादर होती है उससे अगर ढका हुआ है, तो उसमें चूँकि दिसंबर में भी तापमान अधिक होता है, उस कंडीशन में किसान भाई सितंबर में या अक्टूबर के प्रथम सप्ताह तक इसकी रुपाई कर सकते हैं, और उनकी जो फसल होगी वो बाज़ार में दिसंबर के महीने में आएगी या जनवरी के प्रथम सप्ताह तक भी आ सकती है। तो उस ठंड के मौसम में भी हमें ये सरदा खरबूजा मिल सकता है, और इसकी मिठास उस दौरान और अच्छी अधिक होती है, क्योंकि जब रात का तापमान जितना कम होता है, जो खरबूजे होते हैं इसकी मिठास को अधिक बनाने में वो काफ़ी उपयोगी होते हैं। इस प्रकार से ये किसान भाई एक ही अगर उनके पास नेट हाउस है उसमें भी 2 या 3 सीजन में ले सकते हैं, या अगर उनके पास पॉली हाउस है उसमें भी अलग अलग समय का चयन करके वो 2 फसल ले सकते हैं। तो अभी आपने डॉक्टर हर्षवर्धन चौधरी से जाना कि किस तरीके से उत्तर भारत में भी आप सरदा खरबूजे की खेती आसानी से कर सकते हैं। इसी के साथ कार्यक्रम में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटेंगे वापस। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर, देखते रहिए कार्यक्रम खेत खलिहान। सहेजे कण कण को, सुंदर दे रूप रंग आकार, स्वस्थ जीवन रहे जमी पर, इंद्रधनुष हो साकार। देखिए प्रकृति की ओर, गुरुवार सुबह 9:30 पर। क्या सोचते हैं वो जिन्हें चुना आपने? जो आपके हित में है उसे जाना आपने? पूछेंगे हर वो सवाल जो रखता है आपसे सरोकार। बताएंगे आपको आखिर क्या है आपके अधिकार। हर सवाल, हर उलझन को सुलझाएंगे हम विशेषज्ञों के संग। दूरदर्शन किसान के खास कार्यक्रम विचार विमर्श, शुक्रवार रात 10 बजे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम खेत खलिहान में। आज के अपने इस अंक में हम खास तौर से बात कर रहे हैं सरदा खरबूजे की खेती के बारे में। डॉक्टर हर्षवर्धन चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि सरदा खरबूजे की खेती के बारे में तमाम विशेष जानकारियां दे रहे हैं। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए डॉक्टर चौधरी, अब आपसे जानना चाहेंगे, अब तक हमने बहुत सी मुख्य जो विशेष बातें हैं वो जान ली इसकी खेती के संबंध में, लेकिन किसान भाई बहनों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है कि उन्नत बीजों के बारे में जानना। तो उन्नत किस्में जो हैं, उन्नत बीज जो हैं, इसके कहाँ से प्राप्त हो सकते हैं, उसके बारे में जानकारी दें। जी, आपने जैसा सही पूछा कि किसान भाइयों को जब हम प्रजाति की बात अगर हम करें, अभी हाल में ही हमारे पूसा संस्थान के द्वारा जो सरदा खरबूजा है इसकी एक प्रजाति का विकास किया गया है, जिसका नाम है पूसा सरदा। सरदा का मतलब ही होता था कि जो चीज़ शीत के महीने में यानी सर्दियों में जो चीज़ मिल सकती है। जैसा मैं किसान भाइयों को बताया था कि ये जो फसल होती है ये दिसंबर तक भी मिल सकती है, इसीलिए इसका नाम पूसा सरदा रखा गया है।
इसका बीज हमारे संस्थान से मिल सकता है। ये दिल्ली स्टेट वेराइटल रिलीज कमेटी से ये रिलीज हो गई है और अभी कुछ ही दिन में इसका नोटिफिकेशन इसका किया जाना है। वो किसी अन्य कंपनियों से भी वो इस प्रकार के किसी और जिसको सन मेलन के नाम से या स्पेशलिटी मेलन के नाम से जाना जाता है, उसका बीज वो प्राप्त कर सकते हैं। सबसे पहले अगर हम इसकी अब हम किस प्रकार से इसको हम लगाते हैं, अगर हम इसकी खेती आमतौर पे जो उत्तर भारतीय मैदानी इलाका है इसमें हम नेट हाउस में करते हैं, या अगर हम सर्दी के मौसम में अगर हम फसल चाहते हैं तो हम पॉली हाउस में करते हैं। इसके लिए हमें करीब 1 मीटर चौड़ी हमें बेड बनानी है। जो भी अगर हम नेट हाउस में अगर हम खेती करते हैं तो हम 1 मीटर चौड़ा हम बेड बनाते हैं और उसके बाद हम करीब 1 मीटर हम खाली रखते हैं। अगर हम 1 मीटर चौड़ा अगर हम बेड बनाते हैं, बेड की ऊंचाई जो है वो कम से कम 10 से 15 सेंटीमीटर ऊंची होनी चाहिए। हम अगर ड्रिप इरिगेशन से अगर इसमें हम पानी दें, क्योंकि जो भी खरबूजा या जो कद्दू वर्गीय फसल होती है इसमें हमको पानी अगर जितना हम कम डालते हैं तो इससे उसकी मिठास और गुणवत्ता फलों की जो है वो अच्छी होती है। इसमें जो पोषक तत्व है उसका भी हम ड्रिप में अगर हम फर्टिगेशन की करते हैं तो उससे भी जो गुणवत्ता होती है उसको और हम अच्छा कर सकते हैं। बेड बनाने से पहले जो भी हमें अगर गोबर की खाद है, अच्छी तरीके से सड़ी हुई गोबर की खाद, उसमें हमें ट्राइकोडर्मा मिला के उसका हम पूरे नेट हाउस के अंदर उसको हम फैला देते हैं। और कम से कम जब हम बेड बनाते हैं उससे 1 महीना पहले हमें ये काम कर लेना चाहिए। उसके बाद हमें बेड बनाना चाहिए और बेड के दोनों तरफ पे इनके पौधों को हमें लगाना होता है। जब हम फरवरी के महीने में अगर हम पौधे की रोपाई अगर हम बेड पे कर रहे हैं तो उसमें किसान भाइयों को चाहिए कि जनवरी के महीने में ही जो प्रो ट्रे होता है उस प्रो ट्रे में उसके पौध तैयार कर लें। करीब करीब 25 से 30 दिन का समय लगता है। तो अगर वो फरवरी अगर प्रथम सप्ताह में अगर लगाना चाहते हैं तो 10 जनवरी के आसपास उन्हें प्रो ट्रे में सीड डाल देना है। हर एक खाने में जो है 1-1 बीज उसमें डालना है और या तो उसमें वो जो मिक्सचर आता है कोकोपीट, वर्मीकुलाइट और परलाइट, 2:1:1 के रेशियो में उसका मिश्रण तैयार कर लें और उसमें 1-1 बीज डाल दें। और उसको अगर हम पॉली हाउस उनके पास नहीं है तो जो लो कॉस्ट पॉली हाउस होता है, यानी कि आप कोई भी प्लास्टिक की पाइप ले सकते हैं और उसको करीब बीच में 7 फुट की ऊंचाई रख के उसको गोलाई में मोड़ दें और उसके ऊपर एक पॉलीथीन की चादर डाल दें और किनारे से मिट्टी डाल दें। उससे अंदर का तापमान ठीक हो जाता है, करीब 25 डिग्री के आसपास हो जाएगा, जिससे कि उसमें अंकुरन हो जाएगा। उसके पास अगर 25 दिन के तैयार पौधे अगर हो गए हैं तो उसमें आपको ये देखना है कि अगर आप जो पौधे लगा रहे हैं अगर आप उनको ऊपर की तरफ अगर आप ट्रेन करेंगे तो आप पौधे से पौधे की दूरी कम रखते हैं। जैसे मैं आपको बताया था कि बेड की चौड़ाई अगर हम 1 मीटर रखे हैं और उस पर अगर हम ड्रिप लाइन डालें हैं तो ड्रिप करीब करीब 70 से 80 सेंटीमीटर की दूरी पे ड्रिप होगी, जिससे कि पौधे की जड़ों में पानी जाएगा। और अगर हम पौधों को ऊपर की तरफ अगर हम ट्रेन करते हैं, जो अब ट्रेनिंग सिस्टम हम आपको दिखाएंगे किस प्रकार से आप क्रॉप सपोर्टिंग नेट आता है, क्योंकि खरबूजा जो होता है आमतौर पे अगर हम टमाटर लगाते हैं या हम खीरा लगाते हैं तो हम रस्सियों के सहारे हम पौधों को ऊपर ले जाते हैं। लेकिन चूंकि खरबूजे का फल काफ़ी भारी होता है और खरबूजे के फलों की तुराई जब हम लगाते हैं उसके कम से कम 50 से 60 दिन तक वो उसी पे रहता है। तो उस दौरान इसके लिए आजकल एक क्रॉप सपोर्टिंग नेट होता है जो नायलन का, जैसे हम जो मछली वाली जो पकड़ने वाली जाली होती है उस प्रकार की वो जाली होती है जो पौधे के जो फल होते हैं उनको वो सपोर्ट करता है। अगर आप उस पर लगाते हैं तो आप एक पौधे से दूसरे पौधे की दूरी आप 30 सेंटीमीटर रख सकते हैं, जिससे कि पूरा पौधा ऊपर जाएगा। और जो अधिक ब्रांचेज हैं, जैसे इसमें पौधे में क्या होता है कि जितने भी जो मादा फूल होते हैं वो साइड की ब्रांचों में आते हैं। खीरे में अलग होता है, खीरे में जो मेन तना होती है उसी पे नर फूल भी आता है, उसी पे मादा फूल भी आती है। लेकिन ये जो खरबूजा होता है उसमें जो मेन तना होता है उस पे मादा फूल नहीं आती है और जो भी आपके फल बनते हैं वो सिर्फ मादा फूल पे ही फल बनते हैं। मादा फूल हम उसको कहते हैं जिसमें आप देखते होंगे पहले एक छोटा सा फल लगा होता है, उसके बाद उसमें फूल लगा होता है जो बाद में फल बनता है। और चूंकि ये जो फसल है इसको हम पॉली हाउस और नेट हाउस के अंदर में अगर हम लगा रहे हैं तो इसमें हमें हाथ से परागन भी करने की आवश्यकता होती है। अगर आप उस प्रकार से लगा रहे हैं तो चूंकि मैं बताया कि 30 सेंटीमीटर पे अगर आप पौधे को लगाएंगे तो उसकी तना काफ़ी फैल जाती है। तो जो भी उसकी सेकेंडरी ब्रांचेज होती हैं उनमें आपको ये देख लेना है कि अगर आपके 1 फल या 2 फल 3 फल से ज़्यादा आपको एक पौधे पे नहीं रखना है। तो अगर आपने 3 फल बन गया उसके बाद की जितने भी ब्रांचेज हैं उनको आप ऊपर से काट सकते हैं, जिसको हम प्रूनिंग कहते हैं। जैसे आप बड़े पेड़ों का कटाई छटाई करते हैं, इसी प्रकार से इन पौधों की भी अगर हम नेट हाउस में उगाते हैं या पॉली हाउस में उगाते हैं तो उनकी हमें कटाई छटाई करनी पड़ती है।
तो उनको बिल्कुल आप नोड से उसको अगर हम काट देते हैं तो उससे क्या होता है, उसमें सिर्फ 3 ही फल बनते हैं, लेकिन पौधे की संख्या अधिक होती है। इसका कारण टोटल जो प्रति स्क्वायर मीटर एरिया होता है उसमें फल आपको अधिक से अधिक आपको मिलते हैं। दूसरी एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा, इस दौरान आपको बिल्कुल ये ध्यान रखना है कि जब हम पौधों को ऊपर चढ़ाते हैं तो जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है वो काफ़ी आसानी से होती है। जो उसमें हवा का सर्कुलेशन होता है उसमें भी आराम होती है। इस कारण से उस पर कीड़े और रोग भी कम आते हैं। तो इस प्रकार से अगर आप ये खेती करते हैं तो आप इसमें काफ़ी अच्छी फसल आप पैदावार ले सकते हैं। बिल्कुल, तो अभी आपने जाना काफ़ी विस्तार से कि किस तरीके से इसकी खेती जो है वो की जा सकती है और उन्नत किस्में इसकी कौन कौन सी हैं। डॉक्टर हर्षवर्धन, अभी आपने नेट हाउस और पॉली हाउस का जिक्र किया और साथ ही आपने परागण का भी जिक्र किया। तो अगर जो हमारे किसान नेट हाउस और पॉली हाउस में सरदा खरबूजे की खेती करते हैं तो उसमें परागण जो है वो किस तरीके से कर सकते हैं? आमतौर पे जो किसान भाई नेट हाउस या पॉली हाउस बनाते हैं उसमें जो वो फसल लेते हैं वो टमाटर लेते हैं या शिमला मिर्च लेते हैं या खीरा लेते हैं। टमाटर और शिमला मिर्च जो होता है वो स्वपरागित फसल होती है, इसीलिए इसमें परागण की आवश्यकता नहीं होती है। खीरा जो है वो पर परागण वाली फसल है, किंतु इसमें जो खीरा पॉली हाउस के अंदर होता है उसमें पार्थेनोकार्पिक होता है, यानी वो बीज रहित खीरा होता है, इसीलिए उसमें भी परागण की आवश्यकता नहीं होती है। लेकिन जो किसान अगर सरदा खरबूजा को अगर पॉली हाउस या नेट हाउस के अंदर लगाते हैं उन्हें सबसे महत्वपूर्ण ये जानना है कि इसमें हमें नर फूल के जो पराग हैं उनको लाके हमें मादा फूल पे लगाना पड़ेगा, तभी उसमें फल बनेगा। या दूसरा तरीका ये हो सकता है कि अगर आपका नेट हाउस या पॉली हाउस का आकार काफ़ी बड़ा है, यानी जैसे अगर 1 एकड़ का पॉली हाउस है, दूसरा अगर आप उसको बिल्कुल गर्मी के मौसम में नहीं लगा रहे हैं, जहाँ का कि तापमान थोड़ा कम है, वहाँ पे आप जो मधुमक्खी के छत्ते होते हैं, जो बॉक्सेस होते हैं, उनको उसमें रख सकते हैं। लेकिन जब हम छोटे पॉली हाउस या छोटे नेट हाउस में अगर हम मधुमक्खी के छत्तों को रखते हैं तो आमतौर पे ये देखा गया है कि मधुमक्खियाँ जो हैं वो टकरा जाती हैं दीवार से और वो मर जाती हैं, वो उतना अच्छा पॉलिनेशन का काम नहीं कर पाती हैं। दूसरा, जहाँ पे तापमान काफ़ी अधिक हो जाता है, जैसे उत्तर भारतीय मैदानी इलाका है, यहाँ अगर आप मार्च से पहले अगर उसमें परागण अगर हो जाता है तब आप मधुमक्खियों का प्रयोग कर सकते हैं, नहीं तो आपको सबसे पहला काम ये करना पड़ेगा। दूसरी आपको सबसे ध्यान देने वाली बात है कि परागण का समय क्या हो। आम तौर पे ये जो हमारा फसल है, जो सरदा खरबूजा है, इसके जो फूल खिलने का समय होता है यह सुबह में 6:30 से 7:30 बजे के आसपास के समय। ये तापमान से थोड़ा सा कोरिलेशन होता है, लेकिन आपको ये देखना है कि अगर आप नेट हाउस के अंदर लगाए हैं और तापमान जिस दौरान थोड़ा कम होता है, यानी अगर मार्च अप्रैल में अगर आप करेंगे तो आपको 8 साढ़े 8 बजे के आसपास इसमें पॉलिनेशन करना है। लेकिन यही अगर अप्रैल के मौसम में अगर आएंगे तो तापमान थोड़ा अधिक होता है, उस दौरान आप 7 से 8 बजे के बीच में करेंगे। अब आप जब आएंगे, सबसे पहले आप जो नर फूल है उसको आप देखेंगे कि नर फूल से अगर आप उसको अपने हाथ पे डालेंगे तो उसमें एक पाउडर नुमा आपके हाथों पे, उंगलियों पे चिपकता है। उसी वो जो पाउडर नुमा पदार्थ है जिसको हम पराग कहते हैं, जिसको चूसने के लिए मधुमक्खियाँ आती हैं, उसको आपको ऐसे करना है कि जो नर फूल है उसके जो पेटल्स होते हैं उनको हटा के और जो मादा फूल होते हैं उन पे उन पराग को डालना होता है। किस प्रकार से आप डाल सकते हैं ये आप देख लीजिए कि ऐसे हमको डालना होता है। फिर उससे जब पराग उस पर आ जाता है तब उसमें फल बनता है। आपको ये ध्यान देना है कि एक पौधे पे आप 3 या 4 जो फीमेल फ्लावर हैं उन्हीं पे आपको परागण करने की आवश्यकता है, क्योंकि एक पौधा पे 2 या 3 अधिकतम फल बनेंगे। अगर आप 5-7 भी करेंगे तब भी जो टोटल फल बनेंगे वो 3 ही बन सकते हैं या अधिक से अधिक 4 बन सकते हैं। दूसरा एक चीज़ और ध्यान देने की ज़रूरत है, इनकी जो साइज होती है, जैसे आमतौर पे जो पूसा सरदा प्रजाति है इसका साइज़ करीब 1 किलो के आसपास का होता है। अगर आप उस पर 2 फल लेंगे तो इनकी साइज बड़ी होगी। अगर आप फलों की संख्या अगर बढ़ा देंगे, अगर 4 कर लेंगे तो उनकी जो साइज होगी वो थोड़ा सा घट जाएगा, वो 700 या 800 ग्राम का रह जाएगा। आपको ये देखना है कि आपका किस साइज़ का जो फल है उसकी मार्केट में डिमांड अच्छी है, आपको कीमत अधिक मिल रही है, उस प्रकार से आपको ये परागण का काम करना है। लेकिन परागण इसमें आवश्यक है। सवेरे 1 घंटा या 2 घंटा अगर आप एक लेबर अगर परागण करता है तो करीब करीब 500 स्क्वायर मीटर का जो पॉली हाउस है या नेट हाउस है उसमें वो परागण का काम कर सकता है। बिल्कुल, तो परागण किस तरीके से करना है और कौन सा समय जो है उसके लिए बेहतर रहता है, अभी आपने इसके बारे में भी जाना। डॉक्टर हर्षवर्धन, चलते चलते अब आपसे ये जानना चाहेंगे कि कीड़ा और बीमारियां, इनका प्रकोप भी इस फसल पर होता होगा, किस तरीके से नियंत्रण कर सकते हैं और कौन कौन से कीड़ा और बीमारियां लगने की ज़्यादा आशंका रहती है? जी, आपने बिल्कुल सही पूछा, क्योंकि ये अगर हम उत्तर भारतीय मैदानी इलाकों की अगर बात करें तो उसके लिए काफ़ी नाजुक फसल है,
क्योंकि इसको जो तापमान चाहिए वो 30 से 35 डिग्री का ही चाहिए, क्योंकि हमारे इलाके में तापमान भी अधिक हो जाता है। अगर हम नेट हाउस में लगाते हैं तो कुछ हद तक उसमें तापमान कम होता है, इस कारण ये फसल हम लेते हैं। लेकिन नेट हाउस में कई सारे तमाम तरीके की बीमारियां आ सकती हैं। जैसे अगर ह्यूमिडिटी यानी जो आर्द्रता की मात्रा अगर बढ़ जाती है तो एक बीमारी आती है जिसे हम डाउनी मिल्ड्यू कहते हैं। डाउनी मिल्ड्यू में जो पत्ते हैं इनके ऊपर भूरे रंग के धब्बे बन जाते हैं। वो पहले निचले सतहों पे भूरे रंग के धब्बे बनते हैं, बाद में ऊपर की सतह पे भी, और पूरे पौधे को आपको 2 से 3 दिन के अंदर ख़त्म कर देंगे। तो आपको ये देखना है कि जब भी अगर आसमान में काफ़ी बादल हों, नमी की मात्रा काफ़ी बढ़ गई हो, क्योंकि इसमें हम काफ़ी पौधे हम लगाते हैं नेट हाउस के अंदर। अगर हम करीब मान लें अगर हम 1000 स्क्वायर मीटर में कम से कम 2000 पौधे हम लगाते हैं, इस कारण से जो उनके अंदर से भी जो ट्रांसपिरेशन होता है उसके कारण भी नमी काफ़ी होती है। कहीं भी अगर आपको भूरे रंग के धब्बे अगर दिखने शुरू हो गए हैं तो आप डाइथेन M45 जो दवा है उसका 2 ग्राम प्रति लीटर पानी में डाल के घोल बना के उसका स्प्रे करना है। उसी प्रकार से पॉली हाउस में जो शुरुआत के दिनों में, जैसे जो मार्च का महीना होता है खास करके, जिसमें तापमान थोड़ा अधिक होना शुरू होता है और अगर मौसम ड्राई होता है तो उस दौरान एक पाउडरी मिल्ड्यू आती है जो आमतौर पे सभी को कद्दू वर्गियों में आती है, लेकिन खुले खेतों में वो कम आता है। अगर हम नेट हाउस और पॉली हाउस में वो अधिक आता है। उसके लिए ऊपर आप देखते होंगे कि रुई जैसा एक पाउडर जैसा बन जाता है पत्ते के ऊपरी सरफेस पे, और वो बाद में काफ़ी विकराल रूप धारण कर लेता है। उसके लिए हमें या तो आप बेविस्टिन जो कार्बेंडाजिम है उसका प्रयोग कर सकते हैं 2 ग्राम प्रति लीटर पानी में, और नहीं तो अगर आप रिडोमिल जो है, अगर काफ़ी अगर फैल गया है तो रिडोमिल 1 से 1.5 ग्राम प्रति लीटर पानी में उसका घोल बना के उसका छिड़काव करना है। इसी प्रकार से नेट हाउस में चूँकि आमतौर पे ये माना जाता है कि ये कीट रोधी जाल है, लेकिन कुछ कीट तब भी ऐसे होते हैं जो इसके अंदर भी काफ़ी बड़ी मात्रा में फैल जाते हैं। एक कीट भी अगर आता है तो इसके अंदर का जो वातावरण होता है वो कीड़ों के मल्टीप्लिकेशन के लिए काफ़ी फेवरेबल होता है। इस कारण से जैसे एक कीट होता है जिसको हम माइट कहते हैं, माइट क्या करते हैं, पत्तों के रस चूस लेते हैं, जिस कारण से पत्ते आप देखते होंगे कि पीले पीले हो जाते हैं और फिर उसमें जो पौधे को भोजन नहीं मिलता, पूरे पौधे मर सकते हैं। माइट के लिए आप ऊमाइट का प्रयोग कर सकते हैं या डाइकोफोल का प्रयोग कर सकते हैं, या आजकल एक नई दवाई है स्पाइरोमेसिफेन जो काफ़ी इफ़ेक्टिव है इसके लिए, जो ओबरॉन के नाम से मार्केट में मिलती है। इनमें से किसी का आप प्रयोग कर सकते हैं। 2 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी में डाल के उसका स्प्रे करना है। इसमें हमें थोड़ी ये सावधानी रखनी है कि माइट आमतौर पर क्या होता है, पत्ते के जो निचले हिस्से होते हैं इसमें वो अधिक होते हैं, इसीलिए जब हम स्प्रे करें तो हम नीचे की तरफ से भी करें तो हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं। कभी कभी इसमें थ्रिप्स भी आ जाता है। थ्रिप्स का अगर प्रकोप अगर हो गया है तो आप उसके लिए जो एक दवा है जो ट्रेसर के नाम से मार्केट में बिकती है उसका आप प्रयोग कर सकते हैं। वो 10 लीटर पानी में हमें 4 ml जो दवा है उसको मिला के हमें उसका स्प्रे करना है, और इस प्रकार से आपकी जो फसल होगी वो कीट और रोगों से सुरक्षित होगी। और ये जो दवा है जो ट्रेसर का मैंने बता रहा था, ये एक्चुअली बॉटनिकल भी है, यानी ये जो हम ऑर्गेनिक अगर हम कर रहे हैं उसमें भी हम इसका प्रयोग हम कर सकते हैं। बिल्कुल, तो अभी आपने कीटों और बीमारियों के बारे में भी जाना और साथ ही ये भी जाना कि उनका नियंत्रण किस प्रकार से किया जा सकता है। डॉक्टर हर्षवर्धन चौधरी, आप यहाँ आए और आपने इतनी अहम जानकारियाँ हमारे किसान भाई बहनों को दी सरदा खरबूजे की खेती के बारे में, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज आपने सरदा खरबूजे की खेती के बारे में तमाम विशेष जानकारियां हासिल की। अगर आप भी सरदा खरबूजे की खेती करना चाहते हैं तो उसके संबंध में आपने तमाम जानकारियां जो हैं वो डॉक्टर हर्षवर्धन चौधरी से हासिल कर ली, और हम उम्मीद करते हैं कि इन जानकारियों से आप सभी को ज़रूर लाभ पहुंचेगा। हमारे आज के कार्यक्रम खेत खलिहान के इस अंक में बस इतना ही, लेकिन अगले अंक में किसान भाइयों बहनों फिर होगी आपसे मुलाकात कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। नमस्कार।